हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर 10 सर्कल क्लास 10th मैथमेटिक्स। ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन अपलोड कर दिया है, तो आप पहले उसको देख सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं बेटा, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो बच्चों, आज का हमारा जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 213 एनसीईआरटी है। तो देखते हैं बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 1। तो एक बात और, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक ही इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है, तो मैं पहले वो पढ़ देता हूं। तो कहता है कि इन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। तो आपने 1 से 3 क्वेश्चंस में करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और जस्टिफाई करना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। देखो, एक सर्कल है और एक टेंजेंट भी है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं जिसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। ओके, ये सेंटर है सर्कल का। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q, यानी कि पॉइंट Q से, लेट्स सपोज कि ये अगर Q है, तो फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट की लेंथ आपको बोली है 24 सेंटीमीटर है यहां से, ठीक है। ओके, आगे कहता है एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और इसका डिस्टेंस सेंटर से 25 सेंटीमीटर, चेक कर लो, ठीक है, यही बोला है। तो इट इज 25 सेंटीमीटर। ओके, आगे लिखा है बेटा द रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट। तो आपने रेडियस बताने। तो बच्चे, सेंटर से अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दूं तो ये क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी सर्कल की, बिल्कुल कहलाएगी जी। और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं, चलो पी, लेट्स से पी। अच्छा, एक बात आओ कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये बात सभी को कंफर्म है ना। तो अब ये एक राइट ट्रायंगल है जिसमें मेरे को हाइपोटेन्यूज और बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है। मैं पाइथागोरस थ्योरम से फटाफट निकाल दूंगा, है ना। तो देखेंगे, अब तो बस हिंट लायक ही रह गया ये क्वेश्चन, इसमें क्या ही बताऊंगा। तो इन ट्रायंगल OPQ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज 25 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि r स्क्वायर, इसको r कह दूं, ठीक है, और प्लस बेस यानी कि 24 का स्क्वायर। तो भैया इसका होता है 625 r स्क्वायर, प्लस इसका होता है 576 576। इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 625 माइनस 576 इक्वल टू r स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट r स्क्वायर इक्वल टू, देखो 15 में से 6 गए 9 और 1 यानी कि 11, 11 में से 7 गए 4, है ना, 7 4 11, और बस यही बचेगा 49। तो 49 दैट इज r इक्वल टू प्लस माइनस 7। तो प्लस माइनस ना लिखे, क्योंकि रेडियस क्या है बेटा, एक लेंथ है और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो भैया ओनली 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं और चेक करते हैं कौन सा आंसर है। तो बेटे ऑप्शन ए आंसर है करेक्ट चॉइस। और आप तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इन फिगर 10.11 फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है। कहता है कि इफ टीपी दैट इज दिस एंड TP and TQ that is this are the two tangent to a circle with the center O। ये दोनों टेंजेंट है एक सर्कल पे जिसका सेंटर O है। और कहता है कि so that angle POQ is equal to 110 डिग्री, then angle PTQ that is this, ये वाला एंगल is equal to what। अब आपने ये बताना है कि ये वाला एंगल कितना है। तो चलिए देखते हैं, वैसे तो बहुत आसान है। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है ना। इजी तरीका बता रहा हूं, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है भाई, देखो ना, 4 साइडें 1 2 3 4, तो क्वाड्रिलेटरल है। और आप ये जानते हैं कि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये दोनों टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है यानी कि 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो अब ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का आपसे चौथा एंगल मांगा गया है। तो भैया चौथा एंगल निकालना कितना ईजी है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ ना, क्या मजाक हो रहा है। तो अब देखो, यानी कि एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, हिंट दे रहा हूं बेटा, इजी से क्वेश्चन है, इनमें क्या ही कराऊं, टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। तो एंगल P इक्वल टू 90, रीजन क्या है बेटा, रेडियस टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है ना। एंगल O यानी कि ये POQ कितना है 110 डिग्री, Q 90 डिग्री और T आपको कैलकुलेट करना है, तो 360। और भैया ये आपका कितना हो गया चेक कर लेते हैं। तो एंगल T इक्वल टू 9 18 यानी कि 180 और 110, तो 0 8 9 290 है, तो 360 माइनस 290 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एंगल T यानी कि 0 का 0 6, तो 16 में से 9 गया तो 7, है ना, तो 70 डिग्री आ रहा है। ओके, लेट मी चेक। तो भैया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन बी आपकी करेक्ट चॉइस होनी चाहिए, है ना। तो जो वीडियो को पॉज करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद द सेंटर O। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और दो टेंजेंट है PA एंड PB। तो लेट्स से ये PA और ये PB, है ना। ओके,
ठीक है। तो इफ द टेंजेंट्स P and PB from a point P to a circle with the center O are inclined to each other at an angle of 80 डिग्री, तो ये दोनों टेंजेंट इंक्लाइंड है 80 डिग्री पे, 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो देन एंगल POA बताइए। तो आपने POA यानी कि ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो देखो वैसे तो अभी इसी के जैसा क्वेश्चन मैंने पीछे कराया है आपको, तो आप उस तरीके से भी कर सकते थे इसको कि भाई ये 90 है, ये 90 है, तो ये पूरा एंगल कितने का आएगा, चेक कर लो, 100 डिग्री का आएगा ये पूरा एंगल 100 का। क्यों 100 का आएगा भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, है ना, क्योंकि 90 90 180 और 80 है, तो 360 में से माइनस करेंगे तीनों को, तो ये 100 डिग्री का आ जाएगा है। अब ये वाला जो साइड होती है ना बेटा, जो मैं बता देता हूं, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, तो ये जो एंगल बनता है, एंगल बिटवीन देम, ठीक है, बिटवीन द टेंजेंट्स, तो सेंटर से जो लाइन आती है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट यानी कि इक्वली डिवाइड करती है, इसी एंगल को नहीं, साथ ही इसी एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। ये चीज मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई थी इंट्रोडक्शन में। तो बेटा अगर ये पूरा एंगल 100 का है तो जाहिर सी बात है ये आधा 50 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे नहीं समझ में आया, तो रहने दो, ऐसे नहीं समझ में आया, लेकिन आपने थ्योरम का यूज तो करनी पड़ेगा। तो मैंने जैसे ही बताया कि OP बाइसेक्ट एंगल PAPB है ना, APB को बाइसेक्ट करेगी, तो यानी कि 40, तो ये भी 40। तो भैया अब आपको ये निकालना है ना, ये कितना है, पूरा 90 है, क्यों, रेडियस टेंजेंट में परपेंडिकुलर है। अब इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो देखो ना 90 ये वाला प्लस ये वाला 40 और प्लस ये वाला एंगल जो आपने फाइंड करना है यानी कि POA, तो एंगल POA बराबर एंगल सम प्रॉपर्टी से 180, 9 4 13 130, 130 हो गया ना, ये चेक कर लो। तो 180 माइनस 130 तो कितना आएगा, एंगल POA 85 तो आएगा, चेक कर लो। तो ऐसे भी 50 आएगा बेटा। तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे इसको कैलकुलेट करो, और इसका आंसर ऑप्शन ए है। तो आई एम श्योर बच्चों ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, इसमें मैं क्या ही कर रहा हूं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पेज नंबर 214 NCERT रहने वाला है। तो देखिए फिर, कहते हैं प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। देखो बात को समझो, बात को समझो। कहता है कि पहले तो एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का एक डायमीटर है। अब डायमीटर आप जानते हैं, लेट्स से ये एक डायमीटर ले लेते हैं, है ना, ये A और ये B, ओके। अब आई रिपीट, प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स पॉइंट्स एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, यानी कि डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं यानी कि A और B, इससे जो टेंजेंट्स बन रही है दैट इज दिस, है ना, और दैट इज दिस, लेट्स से, है ना, L1 और L2 मान लेते हैं इसकी टेंजेंट्स को, ठीक है, ओके। तो इसके लिए बोला गया है कि ये पैरेलल है बेटा, है ना, ये पैरेलल है। वैसे तो ये डेफिनेटली पैरेलल है, खैर डेफिनेटली पैरेलल होंगे ही, जाहिर सी बात है, जब हमने प्रूफ करना है कि पैरेलल है तो पैरेलल होंगी भी, लेकिन कैसे, देखो कैसे। वैसे तो ये वाली बात मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही बता चुका हूं कि डायमीटर के एंड पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल होती है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को प्रूफ करके दिखाता हूं। लेट्स से ये वो है, ठीक है, सेंटर O। अच्छा एक बात बताओ, इस O से जो सर्कल को टच करे उसको क्या कहेंगे, रेडियस, है ना। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं OA इज अ रेडियस, और OA अगर रेडियस है और ये टेंजेंट है तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। सिमिलरली OB इज द रेडियस एंड L2 इज द टेंजेंट, सो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, यानी कि OB इज परपेंडिकुलर टू L2। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो भैया चेक कर लो, चेक कर लो, ये तो ऑल्टरनेट एंगल हो गए, और ऑल्टरनेट एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो वो कब इक्वल होते हैं, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो, है ना। तो बच्चों आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी, और इसमें खैर नोट करने जैसा तो कुछ है नहीं, बट मैंने समझा दिया है आपको, आप अपने हिसाब से इसको कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पेज नंबर 214 पर है, तो क्या कहता है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है कि प्रूफ करो, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, टेंजेंट के ऊपर टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी कि इसने ये बोला कि जैसे कि ये सर्कल है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये आपकी टेंजेंट है ना, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये सेंटर से पास होता है, इस बात को प्रूफ करो, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो इस बात को मुझे प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर सेंटर से पास हुआ है। तो भैया मैंने मान लिया कि आपको लेट्स से गिवन था कि O डैश एक अनदर पॉइंट है, ठीक है, और ये इस पे परपेंडिकुलर है। लेट्स सपोज कि मैंने मान लिया कि भैया O डैश जो है वो एक अनदर पॉइंट है और वो इस पे परपेंडिकुलर है। जाहिर सी बात है, देखो परपेंडिकुलर तो इसने बोला है ना, तो परपेंडिकुलर तो है ये। तो अगर O सेंटर O है तो O डैश ऑब्वियस सी बात है इसके दाएं बाएं रहा होगा कहीं पे, इसके नियर, है ना। तो अगर एक बात बताओ मेरे को, ये वाला O जो है
ये परपेंडिकुलर है, ये मेरे को प्रूफ करना है, और ओ डैश जो है वो परपेंडिकुलर है, ये मेरे को गिवन है बात। तो एक बात बताओ छोटी सी बेटा, मैंने ये माना है कि ये मेरा सेंटर है, और मैं ही जानता हूं सेंटर जो है वो रेडियस में परपेंडिकुलर होता है ना, ये बात कंफर्म है, और ये पहले से 90 डिग्री है। तो बेटा एक बात, और ये कंडीशन कब पॉसिबल है, जब ओ पॉइंट और ओ डैश पॉइंट कोइंसाइड यानी कि एक ही हो, तभी पॉसिबल है। तो ये बात प्रूफ हो गई कि बेटा ओ डैश कुछ नहीं है, ओ डैश ओ ही है। तो इसका मतलब जो सेंटर पे परपेंडिकुलर था, मतलब टेंजेंट में परपेंडिकुलर था, वो सेंटर से ही पास हो रहा था। लेकिन इसका प्रेजेंटेशन क्या है वो आपके सामने मैंने लिख रखा है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता तो मैंने आपको पहले से लिख के दिखा दिया है। इसमें कुछ था भी नहीं, इजी क्वेश्चन था। फिगर ये रही आपके सामने, और यहाँ पे एक पॉइंट लेट से P मान लेते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो लेट AB बी अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद द सेंटर O। मैंने AB को टेंजेंट माना है, और सेंटर किसको माना है, O को, है ना। एंड P बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और P को क्या माना मैंने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट माना है, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है कि OP जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, मतलब डेफिनेटली बात है कि OP जो है वही तो परपेंडिकुलर है AB पे, यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास हुआ होगा। सीधी सी बात है, मेरे को ये बात प्रूफ करनी है। लेकिन लेट मैंने मान लिया कि ओ डैश पी यानी कि ओ डैश कोई एक समवेयर पॉइंट है उसके आसपास, वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, ये मेरे को गिवन इन्फॉर्मेशन है इस तरीके से, है ना। ओके, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ओ डैश पी बी एंगल जो बन रहा है, ओ डैश पी बी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है ना। बट लाइन सेगमेंट ओपी, जो लाइन सेगमेंट ओपी है, चेक कर लो ये वाली, वो क्या है, रेडियस है। एंड वी नो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और बट ये बात हम जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल ओपीबी भी 90 डिग्री का हो गया। तो इसका मतलब ओपीबी भी 90 डिग्री का हो गया। अब देखो ना, ओपीबी भी 90 का है और ओ डैश पीबी भी 90 का है, तो भैया ये दोनों एंगल 90 डिग्री के। एक बात हो, जैसे कि लेट्स सपोज कि ये है ना, और एक यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये है, तो यार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। लेकिन सेम हो सकते हैं अगर ये दोनों पॉइंट अलग अलग ना होके एक ही पॉइंट होते तो। मानते हो? तो भैया मैंने यही बात लिखी, देयरफॉर दिस एंगल एंड दिस एंगल दोनों बोथ आर इक्वल। तो ये इक्वल कब होंगे, जब ओ डैश एंड ओ विल कोइंसाइड, जब ये कोइंसाइड कर जाए तब। तो दैट मींस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पी विल पास थ्रू ओ, दैट इज सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो भैया ये चीज कब पॉसिबल है, जब पॉसिबल है जब आपका परपेंडिकुलर जो है वो सेंटर से पास हो। तो आई एम श्योर बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6, है ना। कहता है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो बात को समझो, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समझने के बाद ही क्वेश्चन में क्या करना है इस बात का पता चलता है ना। देखो फिगर थोड़ी सी यार मैं रफ करके दोबारा बना देता हूँ, कोई नहीं, टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, पहले से बेटर है ना, ठीक है। तो ये सेंटर है और यहाँ पे कोई समवेयर पॉइंट है। अब देखो बात को समझते हैं, क्वेश्चन में जैसे बोला, कहता है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, यानी कि फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट से, है ना, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, आई रिपीट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 5 सेंटीमीटर का है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस है ना। ओके, अब आगे लिखा था द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि इस टेंजेंट की जो लेंथ आपको दी है वो 4 सेंटीमीटर की दी है। आई एम श्योर क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से पढ़ता हूं। देखो कहता है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट की लेंथ के बारे में बात करी, और क्या बात करी कि इस पॉइंट से जो पॉइंट सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है उसकी टेंजेंट की लेंथ 4 है, कुछ इस तरीके से बोला है। तो आप इसकी रेडियस बताओ। मेरे ख्याल से अब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर ना बता पाए पाइथागोरस थ्योरम से यार। अब मैं क्या बताऊं, इसमें 5 का 25, भाई 4 का 16 माइनस हो जाएगा तो बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। तो 16 में से 9 गए तो 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। तो मैं क्या बताऊं यार, मैं क्या बताऊं मेरे बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन यार मेरे से करवाओगे क्या, तो इसको कर लेना यार। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने इंट्रो में किया था। तो वो कहता है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो भाई यार सबसे पहले तो कंसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी, कि ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम रहता है उनको हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो आप इन दोनों सर्कल को देख सकते हैं और इनका सेंटर आपको सेम नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये दोनों का सेंटर है ना। ओके, तो पढ़ते हैं बेटा। इसने बोला कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं जिनकी रेडियस 5 और 3 है। तो लेट्स सपोज इसकी ये वाले बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 मैंने ले ली, ठीक है, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस मैंने ये ले ली 3, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है इस बात को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। 5 और 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड
ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, मतलब आपने बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड की लेंथ बतानी है जो कि छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है। तो चलो एक बना देते हैं, सॉरी थोड़ा सा यार टेढ़ा बन गया, आज पता नहीं क्या हो रहा है, फिगर भी सही से नहीं बन पा रही है। यानी कि ये वाली आपने कॉर्ड की लेंथ बतानी है। लेट्स सपोज ये ए, ये बी और ये पॉइंट मैं लेट से एम ले लेता हूं। तो यार अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, अब मैं क्या बताऊं। देखो हमने ही पढ़ा है कि भैया ये जो है इस कॉर्ड को, भाई देखो ना, ये छोटे वाले सर्कल को देखो, पहले छोटे वाले सर्कल को देखो, ये क्या है रेडियस और ये क्या है टेंजेंट, तो इस पे परपेंडिकुलर होगी पहली बात। अब बड़े वाले सर्कल को देखो, खाली बड़े वाले को, तो बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है कॉर्ड, और कॉर्ड पे सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये बात हमने पढ़ी है। तो मतलब जितना यहां पे होगा उतना ही यहां पे होगा, मानते हो। तो लेट्स से अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो अब मैंने AB की लेंथ निकालनी है, तो x अगर मेरे पे x है तो मैं उसका डबल कर दूं तो AB निकल जाएगा। और x निकालना बहुत आसान है, चेक कर लो, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से x की वैल्यू 4 आ रही है, चेक करेंगे। 5 का स्क्वायर देखो ना, OA का स्क्वायर, चलो लिखता भी रहता हूं, OA का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि OM का स्क्वायर, इट मींस 3 का स्क्वायर, प्लस बेस यानी कि AM का स्क्वायर, इट मींस यहाँ पे x स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का 25 माइनस 3 का 9 इधर आएगा, तो और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16, और x की वैल्यू प्लस माइनस 4। अब प्लस माइनस की जगह हम खाली प्लस 4 लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं होती है। तो अगर ये 4 है तो इट मींस AB कितना आ गया, AB क्या है बेटा, ट्वाइस ऑफ x है, x का दुगना है, तो 2 इंटू 4 यानी कि AB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई। तो बच्चों इन सारे क्वेश्चंस में कुछ था नहीं कराने के लिए, तो सिर्फ हिंट ही दे रहा था, तो प्रॉपरली आप इसको खुद से कर लेना, मैं आगे कराता हूं आपको। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि पेज नंबर सेम 214 एनसीईआरटी है। तो कहता है अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। देखो ये जो वर्ड है ना सर्कमस्क्राइब, ये आपको अब क्वेश्चंस में, काफी क्वेश्चंस में सुनने को मिलेगा। तो सर्कमस्क्राइब का मीनिंग मतलब आप समझोगे कवर, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो सर्कल को कवर कर रहा है, कहने का मतलब ये है ना। तो सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, तो सर्कमस्क्राइब अ सर्कल यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसको, सर्कल को। तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल की जगह हो सकता है रोम्बस होता है, कि रोम्बस सर्कमस्क्राइब टू अ सर्कल, है ना, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, है ना। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना आप। अब कहते हैं सी फिगर ऑलरेडी गिवन थी, तो मैंने डायरेक्ट बना दी है। प्रूफ दैट AB प्लस CD, देखो इसमें आपने जो प्रूफ करना है वो है AB प्लस CD यानी कि अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है AD प्लस BC यानी कि AD प्लस BC इसके। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो देखेंगे बेटा कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं गिवन इंफॉर्मेशन की, है ना। तो इन फिगर, तो फिगर के अंदर की अगर मैं बात करूं तो आपको फिगर में एज सच कुछ खास तो ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर समझ में आता है कि ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ये सर्कल को टच कर रहा है PQRS पॉइंट्स पे, है ना। तो चलो खैर ये बात लिखने की नहीं है, वो फिगर में दिखी रही है, तो इन फिगर लिख दिया, काफी है, है। तो टू प्रूफ लिखते हैं बेटा सीधा सीधा, जो हमने प्रूफ करना है। तो भैया प्रूफ ये करना है कि AB प्लस CD इक्वल होता है BC प्लस AD के। तो AD प्लस BC या BC प्लस AD बात एक ही है ना, ये प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, सीधा प्रूफ देखते हैं। और भैया इसका प्रूफ बहुत आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। या देखो एक बात है, मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी कि जो टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूं एक्सटर्नल पॉइंट से वो लेंथ में इक्वल होती है। तो आप ध्यान देना ये वाली बात इसमें अप्लाई हो भी रही है। देखो AP और AS दोनों ही पॉइंट A से सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, मानते हो, है ना। देखो ना भाई टेंजेंट ही तो है, सर्कल को टच कर रही है, तो ठीक है। तो भैया AP इक्वल होगा AS के, मानते हो ये बात। रीजन मैं बाद में दे दूंगा, ये चलो लिख ही देता हूं। तो रीजन टेंजेंट फ्रॉम A, यानी कि A से टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, है ना। और सिमिलरली PB इक्वल टू BQ होगा, है ना। तो भैया PB इक्वल टू BQ, ओके। तो इसका रीजन टेंजेंट फ्रॉम B, भाई BC तो है, PB इक्वल टू BQ, है ना। और सिमिलरली CQ इक्वल टू CR होगा, तो CQ इक्वल टू CR, भाई रीजन क्या है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C। और इसी प्रकार ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी कि DR इक्वल टू DS होगा। तो भैया टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट D, ये सारे रीजंस हो गए। और इनको मैं इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 मान लेता हूं, ठीक है बच्चों। और देखो ना अगर आप इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो आपका काम बन गया, जो आपको चाहिए था वो मिल जाएगा, है ना। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, तो देखते हैं बेटा। देखो AP प्लस PB प्लस CQ प्लस DR, है ना भाई। लेफ्ट हैंड साइड सारी आ गई, और राइट हैंड साइड AS
प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस, है ना। अब ध्यान देना, देखो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में एबी और सीडी चाहिए। अब ये रही एबी, ये रही सीडी, तो मेरे को ध्यान रखना है कि मेरे को एबी के रिस्पेक्ट में ही सारी चीजें चाहिए। तो एबी के रिस्पेक्ट में एपी और पीबी आता है, तो मैंने देखा एपी और पीबी दोनों है ना। अच्छा, सीडी के रिस्पेक्ट में सीआर और डीआर आता है, तो मैं देखता हूँ सीआर और डीआर है, डीआर तो है लेकिन सीआर नहीं है, तो इसको मेरे को हटा के सीआर बनाना है। तो देखो ना, सी की जो है वो सीआर के इक्वल भी था, तो मैं अगले स्टेप में इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, सीआर लिख सकता हूँ, है ना, और डीआर ऐसी रहा। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए है। सिमिलरली मैंने राइट हैंड साइड में देखा कि एडी और बीसी चाहिए था मेरे को, तो भैया एडी और बीसी की जगह यानी कि बीसी के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए मेरे पास, चेक कर लो, बीसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए बीक्यू और सीक्यू। तो मैंने देखा बीक्यू और सीक्यू है, तो बीक्यू तो है लेकिन सीक्यू नहीं है ना, तो बीक्यू तो है लेकिन सीक्यू नहीं है। तो मैं देखता हूं कि सीक्यू मेरे को कैसे मिलेगा, तो सीक्यू मिलेगा सीआर की जगह से, तो सीआर की जगह पे मैंने सीक्यू लिख दिया। भाई लिख सकता हूं ना, सीआर की जगह सीक्यू, ओके। और दूसरा मेरे को ये वाला साइड बनानी है, तो इसके लिए मेरे को चाहिए एएस और डीएस। अब मैं देखता हूं एएस और डीएस है, तो एएस तो है ये रहा, चेक कर लो, और डीएस भी है भाई, डीएस भी है ये रहा, हो गया आपका काम, चेक कर लो। तो एपी और पीबी को जोड़ के क्या आ गया, एपी और पीबी को जोड़ के आ गया एबी, तो भैया ये बन गया एबी। और सीआर और डीआर को जोड़ के आ गया सीआर, डीआर आ गया सीडी, इक्वल टू बीक्यू और सीक्यू को जोड़ के आया बीसी, चेक कर लो, और प्लस में एएस और डीएस को जोड़ के आया एडी। तो चेक करो, आपको यही तो प्रूफ करना था, तो बस आपका काम हो गया, है ना, हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था बच्चों। तो आई एम श्योर क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको समझ में आया होगा। और ठीक है, आप वीडियो को पॉज। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पेज नंबर 214 एनसीईआरटी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, आप लोग ध्यान से सुने। कहता है क्वेश्चन में, इन फिगर 10.13, फिगर आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन की गिवन है, मैंने बोर्ड पे बना रखी है, आप देख सकते हैं। कहता है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। देखो इसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ये हमें गिवन है। एक तो ये टेंजेंट्स हैं और दूसरी बात ये पैरेलल भी है। तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें लिखनी होती है, तो कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं साथ साथ। तो गिवन देखो इन फिगर, तो अगर मैंने यहाँ पे फिगर लिख लिया तो कुछ चीजें मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो फिगर में देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टेंजेंट है, ये फिगर में दिख रहा है, तो ये नहीं लिखने की जरूरत है। बट ये पैरेलल है, ये बात इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख लेना चाहिए, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, ओके। आगे बढ़ता हूं मैं। कहता है कि आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, आप देख सकते हैं, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, और एक और टेंजेंट है ए बी, आप देख सकते हैं इधर। कहता है कि विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट उसका सी है। कहता है कि इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट एक्स, जो कि एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट करती है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट करती है, देख सकते हैं, ठीक है ना, ओके। तो कहता है कि प्रूफ कीजिए, यानी कि प्रूफ दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल आपने 90 डिग्री का प्रूफ करना है। तो आई एम श्योर क्वेश्चन क्या है वो तो आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ खास इंफॉर्मेशन यहां पे नहीं थी, तो बस इतना ही काफी है। अब टू प्रूफ देखते हैं। तो भैया प्रूफ क्या करना है आपने ना इस क्वेश्चन में, तो प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अब सीधा प्रूफ देखते हैं, कंस्ट्रक्शन नॉट रिक्वायर्ड है, तो कोई जरूरत नहीं है, तो हम करेंगे नहीं। अच्छा देखो, अब फिगर के अंदर ना थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है जिसका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अच्छा अगर मैं ओ को सी से ज्वाइन करा दूं, है ना, अगर मैं ओ को सी से ज्वाइन करा देता हूं तो मेरे को बेनिफिट क्या मिलने वाला है। अच्छा एक बात हो, मैं जानता हूं कि अगर आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, है ना, और इस पॉइंट को इसके सेंटर से ज्वाइन कराते हो, तो जो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स बनता है, वो ये जो लाइन ओपी आप देख रहे हैं, वो इस एंगल को क्या करता है बेटा, बाइसेक्ट करता है, और साथ ही साथ इस एंगल को भी, जो एंगल बिटवीन द रेडियाई बनता है, उसको भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, है ना, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ओके। तो ये हम जानते हैं, तो इसका भी यूज करेंगे। तो बेटा अगर ये बात मैं जानता हूं, तो आप इस वाले पॉइंट को देखो और इधर से देखो, ध्यान दो, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है ना, मानते हो, और ये इसको मैंने सेंटर से ज्वाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब इसका ये वाला एंगल भी बाइसेक्ट हो रहा होगा और साथ ही ये वाला एंगल भी बाइसेक्ट हो रहा होगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूं एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, है ना, होंगे ना, ओके। और सिमिलरली ये पॉइंट भी एक्सटर्नल पॉइंट है, इधर से भी देखो दो टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये भी बाइसेक्ट हो रहे होंगे बेटा, तो ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे बेटा आपस में, है ना, ओके। तो चलो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है ना, हम इसका यूज कर सकते हैं। तो प्रूफ देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले वी हैव एक्स वाई
पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। और सर्कल पे दो टेंजेंट कब इक्वल हो सकती है बेटा, मैंने आपको बताया था जब वो डायमीटर के एंड पॉइंट से बनी हो, अदरवाइज वो पैरेलल नहीं हो सकती। ये बात मैंने बताई थी आपको, प्रूफ भी करके दिखाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीओ क्यू डायमीटर हो गया, है ना। तो इट इंप्लाइज दैट पीओ क्यू इज अ डायमीटर। तो पीओ क्यू जो है वो एक डायमीटर हो गया। ओके अब आगे देखते हैं। ये डायमीटर है और इस पे ये सारे एंगल्स हैं, तो इन सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि बेटा डायमीटर बेसिकली एक लाइन ही तो होता है। तो अगर ये एक लाइन है तो लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होंगे उसका सम 180 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ओके, तो लीनियर पेयर के हिसाब से सारे एंगलों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखना बेटा, तो मैं ये बात कह दूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है ना, बिकॉज ऑफ बाय लीनियर पेयर, है ना। ओके तो देखो अब मेरे को जरूरत किसकी बेटा, पीओबी की। तो इसमें एंगल कौन से आ रहे हैं, इसमें एंगल एक तो 1 आ रहा है और एक 3 आ रहा है ना, और कोई इसी की मेरे को जरूरत नहीं है। तो बेटा 1 को मैं रखूंगा, 2 की मेरे को जरूरत नहीं है, तो 2 के सब्स्टिट्यूट में मैं क्या लिख सकता हूं, 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है ना, ये बात हमें पता है। तो 2 की जगह मैंने 1 लिख दिया। मेरे को 3 की जरूरत है बट 4 की जरूरत नहीं, तो 4 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे भी मैंने 3 रहने दिया। तो ये 180 डिग्री आ गया, ठीक है ना। ओके तो एक एंगल एक मिलकर हो गया 2 एंगल 1। सिमिलरली एक और एक 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 2 कॉमन है तो विद इन ब्रैकेट क्या बचा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 90 आ गया। और 1 और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, चेक करो, एंगल एओबी लिख सकता हूं। सो देयरफॉर एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूफ करना था ना बेटा, तो ये तो बहुत आसान था, हेंस प्रूफ। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर सेम 214 एनसीईआरटी कहते हैं कि प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, दो टेंजेंट है कैसे बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, एक ये है और एक ये है ना, और इनके बिटवीन देम जो एंगल बन रहा है दैट इज, अगर मैं इसको ए पॉइंट और इसको बी पॉइंट मान लूं और ये बी, तो एंगल एपीबी की बात हो रही है। आई रिपीट, कहते हैं कि प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, यानी कि दो टेंजेंट की जो बिटवीन एंगल बन रहा है, बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। यानी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको आप सेंटर से ज्वाइन करो, ठीक है, और इसके बिटवीन जो एंगल बन रहा है यानी कि ये दोनों एंगल क्या है बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये तो क्वेश्चन खैर बहुत ही ज्यादा इजी हो गया है और इसमें कुछ कराने के लिए है भी नहीं। आपको बस एंगल ए पी बी और एंगल ए ओ बी को 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री प्रूफ करना है ना। चलिए देखो बहुत ही इजी है, गिवन इंफॉर्मेशन में इन फिगर, और आपको मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी नहीं बताना, बस इन फिगर काफी है। टू प्रूफ जो करना है वो लिख लेते हैं, टू प्रूफ। तो बच्चों इसमें प्रूफ करना है कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, है ना। अब प्रूफ देखते हैं इसका। तो भैया अगर हम प्रूफ की बात करें तो ध्यान दें, हम ये जानते हैं कि ये क्या है बेटा, इट इज रेडियस, और ये क्या है, टेंजेंट, और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। सिमिलरली ओबी इज अ रेडियस एंड पीबी इज अ टेंजेंट, सो यहां पे भी ये भी परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो बच्चों हम ये लिख सकते हैं कि सिंस वी नो दैट the radius is always perpendicular to the tangent, ठीक है। so therefore we can say OA is perpendicular to PA या AP, बात एक ही है ना, and OB is perpendicular to PB, ठीक है। अब नाउ इन क्वाड्रिलेटरल भाई नाम क्या है इसका, AOBP कह ले या PAOB कह ले, कुछ भी कह लो, PAOB कह लो, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल दिस, और इसमें अगर मैं चारों एंगलों का सम कर दूं तो 360 डिग्री आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो भैया एंगल A
प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी, यानी कि एपीबी पूरा पढ़ लेते हैं इसको, एपीबी, और इसको भी पूरा पढ़ लेते हैं एओबी। फिर चारों एंगलों का सम क्या है मैंने चेक कर लो, इक्वल टू 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, बिकॉज रीजन मैंने यहां पे लिख दिया है, बी की वैल्यू भी 90 डिग्री, और एंगल एपीबी प्लस एंगल एओबी एज इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो भैया एंगल एपीबी प्लस एंगल एओबी इक्वल टू 360 डिग्री, और ये 90 प्लस 90 180, 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एपीबी प्लस एंगल एओबी इक्वल टू 180 में से 180 गया, सॉरी 360 में से 180 गया तो 180 बच गया है। तो भैया यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, चेक कर लो, हैंड्स प्रूफ। तो ये तो मजाक था, क्वेश्चन तो था ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, कहता है कि प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यानी कि देखो क्वेश्चन को समझो कि एक पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब अ सर्कल यानी कि सर्कल को कवर कर रहा है, और आपको ये प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस है ना, क्वेश्चन ये है। तो चलो बनाते हैं, पहले एक फिगर बनाते हैं, कोशिश तो करता हूं कि यार फिगर थोड़ी सी सही बने, ठीक है, बट फिर भी पैरेललोग्राम इसके ऊपर बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, बट ठीक है, इट्स ओके। अब जो टास्क है वो टास्क है ना? बच्चों कोशिश तो की है कि थोड़ा सा पैरेललोग्राम जैसा ही लगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह देता हूं कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है, और पी क्यू आर एस जो है वो टचिंग पॉइंट्स हो गए, ओके, और सेंटर को हो गया, अभी तो सेंटर को। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम जानते हैं कि अपोजिट साइड है इसकी इक्वल होती है, तो इन विच ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। ओके ओके, तो प्रूफ क्या करना है, तो बच्चों टू प्रूफ हमने प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक रोम्बस है, तो एबीसीडी इज अ रोम्बस, ठीक है, एबीसीडी एक रोम्बस है। अब प्रूफ देखते हैं, कंस्ट्रक्शन तो नॉट रिक्वायर्ड है, तो सीधा प्रूफ देखते हैं। देखो अभी आपको अगर रोम्बस प्रूफ करना है तो बेटा रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो याद करो 9th क्लास में मैंने सारी प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, आपको बताया था। तो रोम्बस की डेफिनेशन कहती है कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि अगर पैरेललोग्राम की सारी साइडें इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस कहलाता है। तो ये पैरेललोग्राम तो पहले से ही है ना, पैरेललोग्राम तो पहले से ही है। अगर इसको मुझे रोम्बस प्रूफ करना है तो मेरे को इसकी सारी साइडों को इक्वल दिखाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो चलो ठीक है, तो हमें क्लू भी मिल गया, यानी कि मेरे को पता है कि मेरे को इसकी सारी साइडों को इक्वल प्रूफ करना है, दैट्स इट, है ना। तो चलिए उसी का यूज करना है। अब देखो एक बात हो, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एपी देखो ना, चेक करो, एपी ए और एस क्या है बेटा, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए है ना। सिमिलरली बीपी और बीक्यू क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी है, एंड सी से और डी से भी, है ना। तो आपको ये पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो लेंथ में इक्वल होती है ना, हम ये जानते हैं। तो बेटा मैं ये कह दूं कि एपी जो है एएस के इक्वल होगी, ठीक है, और बीपी जो है वो बीक्यू के इक्वल होगी। सिमिलरली सीक्यू जो है यानी कि सीआर जो है वो सीक्यू के इक्वल होगा, और डीआर जो है वो डीएस के इक्वल होगा, है ना। और इन सब का रीजन क्या है बेटा, लेंथ जो है क्या है बेटा, ये लेंथ फ्रॉम टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। तो ये क्या है बेटा, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी की सारी टेंजेंट्स हैं, एक्सटर्नल पॉइंट्स, है ना। ओके तो इनको इक्वेशंस 1 2 3 4 मान लें बेटा, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, और ये 4 हो गई। अब देखो ध्यान देना, मुझे जो काम करना है, मुझे सारी साइडों को इक्वल दिखाना है, तो इसका मतलब मुझे सारी साइडों की नीड है।
और अब ये सारी साइडें आ कैसे सकती हैं, तो बेटा इनके आने का एक ही तरीका है, अगर मैं एपी और पीबी को ज्वाइन कर दूं, है ना, ज्वाइन कर दूं मतलब ऐड कर दूं बेसिकली, तो एपी और पीबी ऐड कैसे होंगी बेटा, जब मैं इन इक्वेशंस को ऐड करूंगा, है। तो इसका मतलब मेरे को एक क्लू मिलता है यहां से कि मेरे को इन सारी साइडों इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर देना चाहिए। तो एडिंग ऑल द इक्वेशंस तो देखते हैं बेटा, देखो एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस। ठीक है, अब देखिए, देखो एपी और बीपी को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि एपी और बीपी को ऐड करके मेरे को एबी मिलने वाला है ना। और सी आर और डी आर देखते हैं, सी आर और डी आर को भी एक साथ ही रहने देते हैं, और यहां से ए एस और डी एस, देखो ए एस और डी एस यानी कि इन दोनों को एक साथ, और बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू इन दोनों को एक साथ, है ना। अब देख, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, देखो एपी और बीपी को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, एबी, तो यहां से मैं एबी लिख सकता हूं। सी आर और डी आर को अगर मैं ऐड करता हूं, सी आर और डी आर को, तो सी डी मिलेगा, चेक कर लो। और ए एस और डी एस को अगर मैं ऐड करता हूं एक साथ, तो मेरे को एडी मिलेगा। बी क्यू और सी क्यू ऐड करने से क्या मिलने वाला है, बीसी। अब आप ध्यान देना बेटा, ध्यान देना कि ए बी एज इट इज रहने दिया मैंने, लेकिन ये जो सी डी आप देख रहे हैं, देखो ना, चेक करो, सी डी ए बी के इक्वल है, तो मैं सी डी की जगह ए बी लिख सकता हूं। तो आपको भी सब भाई गिवन है ना, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है बेटा, और यहां से भी ए डी की जगह मैं बी सी लिख सकता हूं, चेक कर लो। और ये बी सी ऐसे ही रहा, तो बेटा ये एक ए बी और एक ए बी मिलके 2AB बन गया, चेक कर लो। सिमिलरली 2BC बन गया, 2 से 2 कैंसिल, तो AB बराबर BC आ गया। और अब ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे, AB और BC इक्वल दिखा रहा है, तो AB जो है वो BC के इक्वल है। लेट सपोज कि AB मैंने मान लिया कि X है, और ये AB जो है वो BC के इक्वल है, तो BC यानी कि ये भी X होगा, है ना, मानते हो ना ये बात। और अब क्योंकि AB जो है वो CD के इक्वल है, तो AB जो है वो CD के इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी X हो गया, है ना। और BC जो है वो AD के इक्वल है, तो BC AD के इक्वल है, तो ये भी X हो गया, चेक कर लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा इसकी ऑल साइड्स इक्वल आ गई, चेक कर लो। ठीक है, यानी कि सारी X हो गई ना एक तरीके से। भाई ये X तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा है, वरना इसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया था, तो इसको हटाओ। तो बस मैं ये कह सकता हूं कि देयरफॉर वी कैन से कि ए बी इक्वल आ गया बीसी के, इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो अगर किसी पैरेललोग्राम की सारी साइडें इक्वल आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। तो हैंस ABCD इज अ रोम्बस, हैंस प्रूफ। तो बच्चों आई एम श्योर आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। कहता है कि अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसने सर्कल को सर्कमस्क्राइब यानी कवर कर रखा है, और आगे लिखा है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ओडी इज अ रेडियस ऑफ सर्कल विच इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कहता है सच दैट द सेगमेंट्स BD, देखो ये एक सेगमेंट है BD एंड DC, दूसरा सेगमेंट ये है DC, into which BC is divided by the point of contact D of the length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो बेटा इनकी लेंथ आपको दे रखी है 8 एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके, लेकिन मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, ये वाला 8 था और ये वाला 6 है। ठीक है, ओके, क्योंकि BD के लिए बोला ना, BD 8 है और CD 6 है ना, ओके, रिस्पेक्टिवली। अब कहते हैं कि सी फिगर इसकी ऑलरेडी गिवन है, कहते हैं कि फाइंड द साइड्स AB एंड AC, तो आपने AB और AC साइड्स कैलकुलेट करनी है बस। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इतना सही है, बट थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान दें। तो देखो गिवन इंफॉर्मेशन में आप क्या लिखेंगे, बेसिकली वैसे तो कुछ खास गिवन नहीं है, जो है वो फिगर में आप देख सकते हैं, लेकिन इसके अपार्ट कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है, एंड CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
तो इतना आप जरूर लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा ये डी, इसको ई में मान सकता हूं, इसको एफ में मान सकता हूं, ठीक है। और मैं इसको ज्वाइन करा सकता हूं यहां से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, है ना। तो बेटा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे परपेंडिकुलर होगा, हमें पता है ये बात, है ना बच्चों। ओके ओके, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होंगी बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ सेम सर्कल, है ना। ओके, तो ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। टू फाइंड, अब जो मुझे फाइंड करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो मुझे अदर टू साइड फाइंड करनी है, दैट इज ए बी एंड ए सी। तो वी हैव टू कैलकुलेट ए बी एंड ए सी। ओके, अब सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन पार्ट में मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं ए बी और ए सी कैसे निकालूं, बिकॉज ऑफ कि कुछ भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जिससे ये दोनों साइडें कैलकुलेट हो जाए, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग मारने पर ये पता चला कि ये सी, अगर मैं सी की बात करूं तो सी एक्सटर्नल पॉइंट है और ये सर्कल है। तो सी से देखो ये बी सी डी और सी ई एक टेंजेंट है, और मैं ये जानता हूं कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 रहा होगा डेफिनेटली, तो मैं इसको 6 कह सकता हूं, ठीक है। ओके, सिमिलरली अगर मैं बी से देखूं तो बी से ये दोनों टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ में इक्वल होती है, तो ये 8 है तो ये भी 8 रही होगी, मैं ये कह सकता हूं, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको यहां तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। सिमिलरली ए भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दोनों ए से टेंजेंट्स है, बट इसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको एक्स मान लेता हूं। तो ये भी मेरे लिए एक्स ही रहेगी, मतलब जितनी भी होगी दोनों इक्वल होंगी ना, बिकॉज ऑफ, तो दोनों एक्स नहीं होंगी। तो अब देखो ध्यान से कि बेटा अगर मेरे को खाली एक्स मिल जाए तो मेरी ए बी और ए सी निकल जाएगी इजीली। मतलब यार इतना तो समझ में आ गया कि हाँ भाई अगर x निकल जाएगा तो काम बन सकता है। अब x निकालने के लिए एक रिलेशन चाहिए था। देखो ना, कोई भी चीज अगर आप फाइंड करते हो ना तो उसके लिए एक रिलेशन यानी कि एक इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। तो वो इक्वेशन ढूंढनी थी कि वो इक्वेशन क्या हो सकती है। अगर मेरे पास इस ट्रायंगल का पेरीमीटर होता तो मैं इस ट्रायंगल के सारी साइडों को प्लस करके पेरीमीटर से इक्वेट कराता तो मेरे पे x आ जाता, वहां से एक इक्वेशन मिलती। या फिर मेरे पास इस ट्रायंगल का एरिया होता तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालता किसी भी फॉर्मूले से, ठीक है, और उसको इससे इक्वेट करा देता, तो भी मेरे पास मतलब ये इससे भी हेल्प मिल सकती थी। बट इसके अपार्ट में क्या कर सकता हूं, है ना, अगर ये सारी चीजें मेरे पास नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। अब यार मेरे को ये बात समझ में कि पेरीमीटर तो मेरे को इसका कैसे भी नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ इसका एरिया मेरे को मिल सकता है, इसका एरिया मैं निकाल सकता हूं। ये बात मेरे को दिखी यहां पे, देखो कैसे। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, 2 मिनट के लिए देखना आप लोग भी इसको, ठीक है, इसको अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो बेटा एक बात आओ, मैं इसका एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला है मेरे पास। और इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तीनों का एरिया मैं ऐड करूंगा तो मेरे पे एबीसी का एरिया जाएगा। तो यानी कि मेरे को एबीसी का एरिया मिल रहा है, ठीक है, मतलब एक इक्वेशन मिल रही है, क्योंकि एक तो मैं एबीसी का डायरेक्ट एरिया निकाल सकता हूं हीरोज फॉर्मूले से, और एक एबीसी का एरिया मैं इन तीनों को प्लस करके भी निकाल सकता हूं, और फिर दोनों को आपस में इक्वेट कर दो तो डेफिनेटली एक्स मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को एक इक्वेशन मिल रही है और उसी इक्वेशन से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, है ना। तो बस मेरे को एक क्लू मिल गया कि भाई ऐसे काम कर सकते हैं, तो मैंने वही किया। अब मैंने सबसे पहले एरिया एबीसी का निकाला, है ना, कैसे, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूले से अगर मैं एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल निकाल रहा हूं तो बेटा मेरे को सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है बेटा, सेमी पेरीमीटर, आप जानते हो, ठीक है। S4 होता है सेमी पेरीमीटर। तो कैसे निकालते हैं बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2, आप जानते हो ये बात, है ना, 9th क्लास में आपने पढ़ी है। तो वेयर एबीसी क्या होती है बेटा, साइड्स ऑफ अ सर्कल, सॉरी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सर्कल में तो साइड ही नहीं होती। तो एबीसी ये तीनों साइडें हैं। तो बेटा देखो इस साइड की बात करूं तो 8 और x है, भाई ये साइड कैसे आएगी, ये भी 8 प्लस एक्स करके तो आएगी ना, तो 8 प्लस एक्स प्लस बीसी की बात करूं तो 8 से 14 डायरेक्ट 40 लिख देता हूं। एसी की बात करूं तो 6 प्लस एक्स लिखूंगा बेटा और बाय 2, है ना। और यहीं पे देखो जरा, देखो ना 8 से 14 और ये 14 28 हो गया, और 1x और 1x मिलकर 2x हो गया बाय 2। इन दोनों को अगर मैं 2 को सेपरेट कर दूंगा तो 2 इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 14 बचेगा, तो क्या बचेगा, x प्लस 14 बचेगा। इतने बेटा स्पेस कम है तो मैं नीचे सेंटीमीटर लिखता हूं, इतने सेंटीमीटर। ये क्या आया मेरा, ये s आया है मेरा s। ओके, s यानी कि सेमी पेरीमीटर, यानी कि आधा पेरीमीटर आ गया मेरे पास। ओके, अब बस इसी का आगे यूज करते हैं। तो देखो एरिया क्या होता है, मैं एरिया की बात करूं डायरेक्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी,
तो दो तरीके से निकाल सकता हूं, एक तो मैं नीचे निकालूंगा हीरोन्स फॉर्मूले से, और एक राइट साइड में इन तीनों छोटे ट्राइंगल को प्लस करके, है ना। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। ठीक है भाई, चेक कर लो, ये और ये इक्वली तो होगा, और मेरे को इक्वेशन ही तो चाहिए थी, देखो ना एक इक्वेशन मिल भी गई मेरे को। अब मैं इसकी बात करूं तो ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। ठीक है, और इसकी बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस। बीओसी की बात करूं देखो बेस इसमें क्या है, ये है बेस, यानी कि 8 से 14 पूरा 14 है, और इसमें हाइट क्या है, हाइट ये भाई 4, देखो ना परपेंडिकुलर यही पर, तो हाइट 4 है। सिमिलरली एओसी यानी कि इसकी बात करूं तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका 6 प्लस एक्स, चेक कर लो 6 प्लस एक्स है, और हाइट सेम है 4 ही तो है हाइट। इसकी बात करें चेक करो तो इसमें हाफ इंटू बेस क्या है 8 प्लस एक्स, चेक कर लो, और हाइट सेम इसमें भी 4 है। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो ये वाला इससे, और ये वाला भी इससे, और ये वाला भी इससे कैंसिल हो गया। फिलहाल यहां पे मैं इनकी वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान दें। तो एस की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस 14 थी, एक्स प्लस 14, एक्स एस की वैल्यू एक्स प्लस 14 माइनस ए क्या है बेटा, साइड है, तो पहली साइड ये है 8 प्लस एक्स, तो क्योंकि बीच में माइनस होने की वजह से दोनों के साइन बदलेंगे, तो दोनों पे माइनस लगा दूं डायरेक्ट ही, है ना। 8 प्लस एक्स किया माइनस 8 माइनस एक्स लगा दूं। सिमिलरली एस यानी कि एक्स प्लस 14 माइनस बी, बी क्या थी बेटा, बी वाली साइड थी, वाली 14 है पूरी। ठीक है, फिर एस यानी कि एक्स प्लस 14 माइनस सी, सी वाली साइड है, यानी कि माइनस का एक्स माइनस का 6 हो जाएगा। चेक कर लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं। अब देखो ना सभी में, इन सभी में ये जो दो है ये कॉमन है, इन दो को मैं बाहर ले सकता हूं, तो विद इन ब्रैकेट क्या बच गया, यहां से 2 बाहर गया तो 14 बचा खाली, चेक कर लो खाली 14, फिर प्लस यहां से ये 2 बाहर गया तो 6 प्लस एक्स बचा खाली, चेक कर लो 6 प्लस एक्स, यहां से भी ये 2 बाहर गया तो 8 प्लस एक्स बचा खाली। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो आगे की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है मेरे को, और ये तो x प्लस 14 इसका मैं कुछ कर नहीं सकता फिलहाल, ये ऐसे रहेगा, लेकिन हाँ इधर कर सकता हूं, जैसे ये x से x कैंसिल, 14 में से 8 गया तो 6 बच गया यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली 14 से 14 कैंसिल तो यहाँ पे x बच गया, सिमिलरली यहाँ पे x से x कैंसिल, 14 में से 6 गया तो 8 बच गया। तो ये इतना सिंप्लीफाई हो चुका है ना। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं तो 2 विद इन ब्रैकेट देखो ना, 14 और 8 से 14 यानी 14 14 28 हो गया, टोटल 28, और प्लस 1x और 1x मिलकर 2x हो गया। ठीक है, ओके। अब देखो फिलहाल मैं यहां पे भी अभी कुछ नहीं कर सकता, तो एज इट इज रहने देता हूं इस स्टेप में भी, तो ऐसे रहने दो, चलो 6 इंटू 8 इंटू एक्स। ठीक है, फिलहाल कुछ हो नहीं रहा, लेकिन यहां से देखो 2 कॉमन है बेटा, ध्यान से देखना, एक एक चीज को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन में हल्की सी गलती कर दी तो ये कैलकुलेशन आपको मार देगी, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत टेढ़ी है, मैंने बताया लेंदी क्वेश्चन, लेंदी है, टफ नहीं है, लेंदी है। तो यहां से 2 मैंने कॉमन लिया तो 4 गया, 2 टू द 4, अंदर क्या रहेगा, यहां से x और यहां पे 14, चेक कर लो भाई ये बचेगा ना। ऐसा अब आप ये सोचोगे कि सर ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मेरे पे सेम चीज बनानी थी। देखो अब ये सेम चीज से मैं सेम चीज को काट सकता हूँ, इसीलिए ऐसा किया। अगर अभी आप यहाँ पे कुछ भी गलती कर देते हल्की सी, जैसे कि स्क्वायरिंग कर देते रूट हटाने के लिए, तो आप फंस जाते बेटा, आप फंस सकते थे। लेकिन अब कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, अब आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बेटे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही ये हो गया एक्स प्लस 14, मतलब रूट हट गया यहां से तो 6, ये 8 और ये x, और इधर स्क्वायर आ गया, तो इधर डायरेक्ट 4 का तो 16 हो गया, और x प्लस 14 का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो ना ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल, कितना इजी हो गया। अगर आप इसको नहीं करते तो गड़बड़ हो जाती है ना। और 8 दूनी 16, ये भी कैंसिल, और 2 से ये 6 3 बारी में कैंसिल, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में 3x बचा है, खाली 3x, और राइट हैंड साइड में x प्लस 14, तो इसका x भी उठा के इधर ले आते तो माइनस x हो गया, तो राइट हैंड साइड में खाली 14, 3x में से एक x गया तो 2x, 14, तो x की वैल्यू 2 से 7 आ गई, चेक कर लो, और आपका काम हो गया। x यहाँ पे पुट करते ही 8 7 कितने होते हैं, 8 7 15, ये साइड आ गई 15, और 7 6 13, ये साइड आ गई 13, तो बस आपका काम बन गया। हैंस सैटिस्फाइड साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर, देखो कौन कौन सी थी, AB कितनी थी बेटा, 8 प्लस एक्स थी, है ना, तो 8 प्लस एक्स दैट इज 8 प्लस एक्स की वैल्यू 7, 8 7 15 सेंटीमीटर, एंड दूसरी क्या थी AC, तो AC कितनी 6 प्लस एक्स थी, तो 6 प्लस एक्स की वैल्यू 7 6 13 सेंटीमीटर, है ना। तो बेटा ये आपके आंसर्स हो गए।
और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे जाए। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 214 एनसीईआरटी। ये इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtends supplementary angles at the center of the circle। देखो मतलब समझो, पहले मैं एक काम करता हूं, फिगर बना के दिखाता हूं आपको, तब समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीजें। तो ये सर्कल है बेटा, और सर्कल को जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो है क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल सर्कल को कवर कर रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं एक। ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर बनाने में दिक्कत हो जाती है, बट ठीक है, परफेक्ट है। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle with the center O। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। कहता है प्रूव दैट द प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड लाइक AB एंड CD, ठीक है। अपोजिट साइड ये हो गई, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, यानी कि इनकी जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है। यानी कि अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो इससे ये वाला एंगल बना है, और इसके अपोजिट साइड इसको ज्वाइन करूं तो इससे ये वाला एंगल बना है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल, ये ओ अभी 2 मिनट के लिए मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है। इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री हमने प्रूव करा। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब तो यही होगा ना। और सिमिलरली ये दोनों भी अपोजिट साइड्स हैं, है ना। तो इन दोनों को भी प्लस करके क्या आना चाहिए बेटा, सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री आना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन आपको आई एम श्योर समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब एक काम करते हैं, ये जहां पे टच हो रहा है सर्कल पे उसको नेमिंग कर देते हैं, लाइक P Q R और ये S, ठीक है। ओके, और इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करा देता हूं। ओके, सेंटर से इनको ज्वाइन करा दिया। ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है तो इसको दोबारा से। ओके, अब ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। ये जो आप एंगल्स देख रहे हैं इनको मैं नेमिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फिगर क्लियरली विजिबल हो रही होगी, क्योंकि अगर फिगर सही से विजिबल नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, अब एक बात पे आते हैं, मैं जानता हूं कि एक्शनल पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो और इस एक्शनल पॉइंट को मैं सेंटर से ज्वाइन करा दूं तो बच्चों ये जो लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, साथ ही इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करती है ना। ये हमने पढ़ रखा है। तो बेटा इट इज अ एक्शनल पॉइंट, है ना। और इससे ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, और देखो इसको मैंने सेंटर से ज्वाइन करा रखा है। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल होंगे, नहीं होंगे? चेक कर लो, बिल्कुल होंगे। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे, सिमिलरली एंगल 4 और 5 इक्वल होंगे, सिमिलरली 6 और 7 भी इक्वल होंगे। आई एम श्योर बात समझ में आ गई होगी। चेक कर लो, मैंने ये वाली बात बोली, ये वाले एंगल इसके इक्वल होंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इतनी बात बोलिए। तो बेटा इस फिगर में एज सच कुछ खास गिवन नहीं है, तो फिगर में गिवन में सिर्फ इन फिगर लिखना ही काफी रहेगा, ठीक है। टू प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो बच्चे 2 पार्ट यहां पे मुझे प्रूफ करने हैं। एक तो ये कि एंगल AOB प्लस एंगल COD आर सप्लीमेंट्री एंगल ना। तो एंगल दिस एंड एंगल दिस आर सप्लीमेंट्री, दैट इज इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इसको मैं 1 से डिनोट कर देता हूं, और इसका सेकंड पार्ट ये वाले है ना, यानी कि BOC, लेट्स से एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं, सॉरी प्रूफ। तो क्वेश्चन का प्रूफ का पार्ट करते हैं। और बेटा इसको चलो मैं अभी रफ नहीं कर रहा, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो एक बात हो, मैं जानता हूं कि बेटा एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल होते हैं उनका सबका सम 360 डिग्री होता है। तो सिंस वी नो दैट the sum of all the angles around a point is 360 डिग्री, है ना। ये बात हम जानते हैं। तो बेटा क्या मैं ये कह दूं कि 1 से लेकर के 8 के 8 एंगल में प्लस करूं तो सबका मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 360 लिख सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, है ना।
रीजन मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं पहले है ना पहले पार्ट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। मैं पहले पार्ट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं पहले पार्ट, ये चलो इधर से पहला पार्ट स्टार्ट करता हूँ, ये मैंने कॉमन उसके लिए लिख दिया है, यहाँ से पहले पार्ट की बात। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ तो मेरे को सिर्फ एओबी और सीओडी से मतलब होना चाहिए। तो एओबी का मतलब है एंगल 1 और एंगल 2 से मतलब होना चाहिए, ठीक है। और सीओडी का मतलब 5 और 6 से मतलब होना चाहिए, यानी कि मुझे और किसी एंगल से मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो 1 से मतलब है, 2 से भी मतलब है, लेकिन 3 से कतई मतलब नहीं है। अब मैं ये देखो कि 3 किसके इक्वल है, अब चेक कर लो बेटा, 3 तो 2 के इक्वल है। देखो ना बी से एक्स ये ज्वाइन किया ना, ये वाली बात होगी नहीं होगी, 2 और 3 एंगल आपस में इक्वल है, तो मैं 3 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूँ। 4 से मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो 4 किसके इक्वल है, 4 5 के इक्वल है, चेक कर लो। तो भैया 4 की जगह मैं 5 लिख सकता हूँ, और ये वाला 5 से तो मतलब था, 6 से भी मतलब है, 7 से मतलब नहीं है, तो चेक कर लो 7 6 के इक्वल है, देख लो, है ना। तो यहाँ पे 6, 8 से मतलब नहीं है, लेकिन 8 1 के इक्वल है, इक्वल टू 360 डिग्री। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीज आपको दिखानी थी, ये आपको क्लियरली विजिबल हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो बच्चों मेरे को बेसिकली ये बताना था कि इनके सब्स्टिट्यूट में मैं कैसे ये चीजें लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो एक एंगल और एक एंगल 1 मतलब 2 एंगल 1 हो गया, 2 एंगल 1, एंगल 2 एंगल 2 मतलब 2 एंगल 2, एंगल 5 मतलब 2 एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 7। ये कैसे हो गया, आई थिंक कुछ गड़बड़ है, मेरे को 7 की तो जरूरत ही नहीं थी। हाँ 7 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है ना, यहाँ पे मैं 7 की जगह 6 लिखूंगा, शायद मैं लिखना भूल गया होऊंगा। तो 6 और 6 मतलब 2 एंगल 6 हो गया, और ये तो इसका तो हो गया है ना। ओके, यानी कि सारा कंप्लीट हुआ। अब देखो ध्यान से, इधर से मैंने 2 को कॉमन लिया, 2 तो खैर होल में से कॉमन है, चलो होल में से ही ले लेता हूँ। तो अंदर रह गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। और एक काम करता हूँ, इसको अलग अलग सेपरेट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो देखो ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 1 और एंगल 2 बचा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 की जगह मैं चेक कर लो एओबी लिख सकता हूँ, तो मैंने इसकी जगह एंगल एओबी लिख दिया। प्लस 5 और 6 की जगह चेक कर लो सीओडी लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह मैंने सीओडी लिख दिया। 360/2 डायरेक्ट लिख दूं 180 डिग्री, है ना बेटा। ये देखो ना, ये इससे कैंसिल होकर 180 तो बचेगा। आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ भी हो गया, चेक कर लो, ये तो करना लगता पहले पार्ट में, है ना। अब सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है, सेकंड पार्ट बहुत इजी है। आप एक काम करो, सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए फिर से इसी में आ जाओ दोबारा से। देखो इस बार मैं ये टुकड़े ना लिख के पूरे पूरे एंगल लिख लेता हूं, ठीक है, मेरे को क्योंकि अब छोटे एंगलों की जरूरत नहीं है। देखो सेकंड पार्ट के लिए मैंने वही किया, वी नो कि एंगल एओबी प्लस एंगल, देखो एओबी यानी कि ये वाला, प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल सीओडी प्लस एंगल डीओए या फिर एओडी, कुछ भी पढ़ सकते हैं, इक्वल टू 360 डिग्री। काम वही किया मैंने, पॉइंट के अराउंड मैंने सारे एंगलों को प्लस कर लिया, बस फर्क इतना है इसके पूरे पूरे एंगल ले लिए मैंने, सब पार्ट नहीं लिए, ठीक है। ओके, इतना तो अंडरस्टूड है। तो देखिए बेटा, अब एओबी और सीओडी, देखो एओबी ये रहा और सीओडी ये रहा, इन दोनों की जगह मैं 180 डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने ऊपर प्रूफ कर दिया है। तो इसकी जगह तो मैंने 180 डिग्री लिख दिया, और प्लस में बीओसी और एओडी बच गए, तो प्लस में बीओसी और प्लस में एंगल एओडी एज इट इज। चेक कर लो, इसका अगर आपने रीजन लिखना है तो लिख सकते हो फ्रॉम अबव, है ना, यानी कि ऊपर से। तो ये उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो बचा क्या बेटा, बीओसी प्लस एंगल एओडी इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दो बेटा 180 तो बचेगा, चेक कर लो भाई, 360 में से 180 जाएगा तो 180 तो बचेगा। और ये रहा आपका सेकंड पार्ट प्रूफ। तो भैया यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर भी हुआ कंप्लीट, ये एक्सरसाइज भी हुई कंप्लीट। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए। बाकी बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ। बाय, टेक केयर, जय हिंद।